विधानसभा के पटल पर पेश किया गया अनुपूरक बजट 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट को किया पेश। विधानसभा के पहले दिन धर्मांतरण कानून को लेकर किया गया संशोधन विधेयक पेश। सजा को 2 साल से बढ़ाकर 7 साल किए जाने का प्रावधान। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन महिला आरक्षण बिल भी आया पटल पर। महिलाओं के 37 आरक्षण को लेकर सरकार ने किया था वादा। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना चौहान ने की सीएम धामी के कामों की तारीफ। कहा, धामी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है उत्तराखंड का विकास। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने उठाया विशेषाधिकार हनन का मामला। हल्द्वानी की योजनाओं में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाने का लगाया आरोप। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट को पेश किया। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का विधेयक भी पेश हुआ। 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक भी पेश हुआ। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का विधेयक भी पेश हुआ। इसके साथ ही 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक भी पेश हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल कह सकते हैं कि आज से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र से शुरुआत हुई है और इसी में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5,444 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है वो सदन के पटल पर पेश किया है, जिसमें तमाम जो विभागों से जुड़े हुए मद है उसको रखा गया है और साथ ही साथ जो प्रदेश में तमाम जो महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही है उसके लिए जो बजट है उसको प्रदान किया गया है। उसके अलावा अगर हम खासतौर पर बात करें तो आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की जो मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी, कई बार सदन से उसको पास भी कराया गया, लेकिन राज्यपाल के द्वारा जो है उसको वापस विधेयक को लौटाया गया था। तो ऐसे में सरकार की तरफ से आज दोबारा उसे पुनर्स्थापित किया गया है। संशोधन विधेयक जो है सदन के पटल पर रखा गया है, जिसमें ये मांग रखी गई है कि राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण जो है सरकारी नौकरी में दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे 30% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण का विधेयक सरकार पहले भी लेकर आई थी, लेकिन हाईकोर्ट के जरिए इस पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भले ही इस पर राहत मिली थी सरकार को, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार की ये कोशिश थी कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसे में कैबिनेट से उसके अप्रूवल के बाद आज इसको जो है सदन के पटल पर रखा गया है, जिसके बाद सरकार की कोशिश होगी कि अनुपूरक बजट हो या तमाम संशोधन विधेयक सरकार की तरफ से रखे गए हैं उनको सदन के पटल से पास कराया जा सके। आकाश, धर्मांतरण कानून को लेकर भी संशोधन विधेयक पेश किया गया है। बिल्कुल सरकार की कोशिश है कि धर्मांतरण कानून को और मजबूत और सख्त किया जा सके और यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि धर्मांतरण कानून में अब सख्त प्रावधान जो है किए गए हैं, जिसमें संशोधन में ये तय किया गया है कि जो धर्मांतरण कानून के जरिए अब कोई भी अगर धर्म परिवर्तन करवाता है या फिर लव जिहाद के मामले सामने आते हैं उसमें 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है, यानी कि अब 10 साल तक की जो सजा है उसमें हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उसको गैर जमानती कानून के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि कोई भी तरह से पाया जाता है तो उसे कोई जमानत जो है कोर्ट के जरिए नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि धर्मांतरण कानून हो उसको मजबूत किया जा सके और ये वजह है कि सरकार पहले से कैबिनेट से अप्रूव कराएगा और इसी दिशा में कहीं ना कहीं धामी सरकार आगे बढ़ रही है। जहां पहले हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने की बात कही थी मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद नतीजे आने के बाद हमने देखा कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार कमेटी काम कर रही है, उसका गठन किया गया है, आम लोगों से राय मांगी जा रही है। तो ऐसे में कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की है कि चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर धर्मांतरण कानून हो उसको मजबूत किया जा सके, जिससे कि प्रदेश का जो माहौल है वो एक तरह के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जो है तरीके से चल सके। आकाश, महिला आरक्षण बिल भी पटल पर आया है। बिल्कुल, महिला आरक्षण बिल की अगर हम बात करें तो सरकारी कोशिश थी कि 30% सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए।
महत्वपूर्ण बात ये थी कि इससे पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पास कराया गया था, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट के जरिए इस पर रोक लगा दी गई थी और इसमें हाईकोर्ट का डिसीजन आया था कि सरकारी नौकरी में जो है महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाएं अपना आपको प्रेषित महसूस कर रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लगातार महिलाओं की तरफ से मांग भी हो रही थी कि सरकार को इस पर कोई पहल करनी चाहिए हायर अथॉरिटी में या फिर अपनी अदालत में से सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, एसएलपी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी, लेकिन जिन क्लॉज पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी उसका संशोधन के तहत जो है सरकार उसको आज सदन पर लेकर आई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सदन के पटल पर इसको रखा गया है, जिससे चर्चा होगी कि कौन कौन क्लॉज पर जो संशोधन किया गया है, सरकार की मंशा क्या है संशोधन विधेयक को लेकर के, और किस तरह की सरकार कोशिश करेगी कि जो महिलाएं हैं उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल सके। आकाश, ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिन पर विपक्ष हमलावर रहा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम पहले दिन की बात करें तो सरकार की विपक्ष का मुद्दा साफ था कि वो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है सदन के पटल पर उठाएगा, और ऐसे में यही था कि आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हमने देखा कि जो विपक्षी विधायक थे वो विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन वो करते हुए नजर आए थे बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के। और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने नियम 310 के तहत जो है ये मांग करी थी कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है उठाया जाए, उस पर चर्चा की मांग करी थी, जिसको नियम 58 के तहत जो है उठाया गया है। इस समय भी अगर हम खास तौर पर बात करें तो नियम 58 के तहत जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था उसमें सदन की कार्रवाई चल रही है, और विपक्ष की मांग है कि सरकार जवाब देगी आखिरकार जो बिंदु उठाए गए, किस तरीके से जो लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कई जगहों पर लूट डकैती हो रही है, खासकर उधम सिंह नगर में जिला जो है उसमें देखा जा रहा है कि लगातार जो कानून व्यवस्था वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर पूरी तो आज का मुद्दा काफी अहम था, चाहे अंकिता हत्याकांड का मामला हो या उसके अलावा तमाम और भी जो पहलू हैं उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से आज हंगामा भी किया गया है और सरकार से मांग की गई है कि इन पूरे जो मामले हैं उस पर स्पष्टीकरण दिया जाए और साथ ही साथ जो उचित कार्रवाई है वो अपराधियों के खिलाफ की जाए। आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड विधानसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने धरना दिया। विधायकों का कहना है कि विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराया जाए। इस मौके पर विधायक तिलकराज बेहर ने कहा कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, गुंडा राज है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो खुला गुंडा राज चल रहा है। खुले कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है। 8 लोगों के अब तक हाथ पैर तोड़े जा चुके हैं। इतनी बुरी हालत है। अवैध खनन हो रहा है, मांस की तस्करी हो रही है। अवैध खनन, रात को गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। तो सारी वसूली प्रदेश स्तर पर हो रही है, वहां से पैसा इकट्ठा हो रहा है। अधिकारी को कुछ कहो तो कह रहे हमें ऊपर पैसा देना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, बहुत बुरी हालत है, जीना दुर्भर है। और विधानसभाओं के अंदर जो हालात कर रखे हैं भाजपा के नेताओं ने, मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, कानून है नहीं, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ आज मैं बैठा हूं और कल भी बैठा था और अंदर हाउस के अंदर भी कानून व्यवस्था पर अपनी बात को बोलूंगा। विधानसभा सत्र के पहले दिन धर्मांतरण कानून को लेकर बहस हुई है। प्रदेश में धर्मांतरण कानून और भी ज्यादा सशक्त हो गया है। संशोधित कानून के अनुसार अब धर्मांतरण की सजा को 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड चीन और नेपाल से सटा हुआ राज्य है, जिसके कारण प्रदेश में धर्मांतरण के आसार बने रहते हैं। गया है और उसमें जो है और भी उसमें सजा रखी है, तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है। उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं। तो इस पर रोकथाम के लिए हमने प्रयास किए हैं और हमारी यहाँ जनजाति रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट भी चलता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल को लाया गया, इसको सशक्त किया गया है ताकि इसमें धर्मांतरण। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बयान दिया है। चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम धामी के काम से जनता खुश है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। विधायक ने कहा कि विधानसभा का पहला दिन सुगम तरीके से चला और प्रश्नकाल सुचारू और प्रभावशाली रूप से चला।
धामी जी की सरकार ने बहुत छोटे से कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत शानदार काम किए और तमाम सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया और बहुत तेज रफ्तार से उत्तराखंड का तमाम सारी कोविड-19 के चैलेंजेस के बावजूद उत्तराखंड राज्य की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रही और तमाम सारे सेक्टर्स में उत्तराखंड राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का अप्रसन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सदन की शुरुआत हंगामेदार रही। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष सदन में जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। गौरतलब हो कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। बात होगी सभी मुद्दों पर साफगोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जन सरोकार के मुद्दे उठें। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो सदन पर आएंगे और उन सब पर बात होगी। बात होने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। ड्रग्स है या अवैध संपत्ति है या जितने भी इस प्रकार के प्रकरण हैं, जो भी विधि सम्मत जो भी होगा, विधि सम्मत सब कार्रवाई होंगी। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और दोपहिया वाहन से स्कूल जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब हल्द्वानी यातायात पुलिस एक्शन मोड में है। बिना लाइसेंस दोपहिया वाहन चलाने पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि स्कूली बच्चे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। हादसों को रोकने के लिए अब पुलिस चेकिंग अभियान चलाएगी और अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो कार्रवाई भी की जाएगी। नैनीताल जनपद में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमारी पुलिस, जिसमें सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सीपीओ के लोग स्कूलों में जाएंगे। स्कूल खुलने और बंद होने के समय वहां पर देखेंगे कि कितने नाबालिग बच्चे वाहन लेकर आए हैं। उन बच्चों को बुला के, उनके पेरेंट्स को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। वहाँ स्कूल के जो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स और अन्य जो टीचर हैं उन लोगों को भी कहा जाएगा कि वो अपने स्तर से इस चीज़ को रोकें। साथ में ही एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ये चीज़ें रिपीटेडली हुई तो अभिभावकों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर फोटो डालकर हथियारों की नुमाइश करने वाले आरोपियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने हथियारों की नुमाइश कर भय फैलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास अवैध असलहा बरामद किया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दिनों से प्राय यह देखने में आ रहा था कि सोशल मीडिया साइटों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने असलाह के साथ कुछ फोटो और वीडियो डाली जा रही थी। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा चौकस निगरानी की गई। उसके तहत हमारे द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करे हुए लोगों का वेयरअबाउट्स के बारे में पता किया गया और टेक्निकल एंड मैनुअल इनपुट प्राप्त करने के बाद हमारे द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में रानीपुर कोतवाली से पुलिस टीम रही और संयुक्त कार्रवाई के उपरांत हमारे द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 5 तमंचे, जिंदा कारतूस व 1 लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई है। बाजपुर में बेरिया रोड स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे एक गुलदार का शव मिला। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुलदार की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग गुलदार को देखने के लिए मौके पर पहुंच गए और इस दौरान वन विभाग की एसडीओ शशि देव ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन के चपेट में आने से मादा गुलदार की मौत होना प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना के समय की सही जानकारी पता चल पाएगी। गुलदार हमको बाजपुर रेलवे ट्रैक पे, लालकुआं बाजपुर रेलवे ट्रैक पे गुलदार दिखाई दिया। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ट्रेन से टकराकर उसकी मृत्यु हुई है
अभी हम पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलेगी। और हमने अभी रेलवे वालों से बात की। रेलवे वालों से बात करने पे ये पता चला है कि रात को 8 बजे से 2:30 बजे के बीच 4 ट्रेनें लालकुआं से बाजपुर और बाजपुर से लालकुआं की तरफ गई हैं। तो इसके बाद ये जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कि किस ट्रेन से एक्चुअली लेपर्ड की डेथ हुई है। जिन औलादों को बचपन में माँ बाप पालते हैं वही बड़े होकर उन्हें घर से बेघर कर देती हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के वृद्ध आश्रम में लगभग 11 महिलाएं रहती हैं। वहीं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने पूजा अर्चना के बाद वहां निवास कर रही महिलाओं को कंबल, शॉल आदि प्रदान करते हुए डॉक्टरों के द्वारा उन सभी महिलाओं का चेकअप किया गया। और ये बहुत बढ़िया हो रहा, सब कुछ बढ़िया हो रहा। कंबल और वो मिल गया हमको, शॉल, और बहुत बढ़िया। लोगों को बहुत अच्छा, हम बहुत खुशी हुई। आप लोग आ गए, हमारे इतना स्वागत हो रहा, हर चीज़ ला रहे हो हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा। आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाए। हल्द्वानी के आनंद आश्रम में है और यहाँ पे हमेशा मौसम के हिसाब से यहाँ का जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की नैनीताल की यूनिट है वह सामानों का वितरित करती है। खाद्य पदार्थ पहुँचाती है, कपड़े पहुँचाती है, कंबल पहुँचाती है। लेकिन उसी क्रम में महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारे जो कायस्थ समाज के बड़े डॉक्टर हैं यहाँ के, वह यहाँ पे हेल्थ चेकअप करते हैं। आज उन्होंने कैंप लगाया है। जितने लोग यहाँ पे वृद्धा आश्रम में है सबका पूरा चेकअप हो रहा है, चाहे ब्लड हो, चाहे BP हो, चाहे कोई भी बीमारी हो। कोटद्वार में परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों के दस्तावेज जांचे गए तो वहीं नियम का पालन न करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही बसों का फिटनेस टेस्ट भी किया गया। समय समय पर परिवहन विभाग के द्वारा पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया जाता है ताकि सड़क सुरक्षा के अभियोगों में और अन्य मोटर वाहन अधिनियम के संबंधी उपयोगों में एक डिटरेंस फैक्टर क्रिएट हो जनता के बीच में और वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करे। इसी के तहत आज एक ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया गया था थाना कोटद्वार और उप जिलाधिकारी महोदय के साथ, जिसमें परिवहन विभाग के द्वारा 35 चालान किए गए। हरिद्वार की झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इसलिए उन्होंने प्रदेशवासियों को संदेश देने के लिए फैसला लिया कि वह साइकिल से विधानसभा जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि हरिद्वार जनपद में चिकित्सकों के कई पद खाली हैं जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया। चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई हैं। लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जब पिछली बार सत्र चला था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने पूरे देश में सबसे पहले हम राज्य हैं जिन्होंने IPHS मानक लागू कर दिए हैं। कालाढूंगी में क्षेत्र पंचायत संगठन के जिला अध्यक्ष गंगा सिंह सामंत के आवास पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सामंत ने कहा कि जिला पंचायत नैनीताल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर टैक्स लगाना न्याय संगत नहीं है। सामंत ने शुल्क वसूलने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि निर्माण पर शुल्क लगाए जाने से मकान बनाना मुश्किल हो रहा है। ज्ञात हुआ कि जिला पंचायत नैनीताल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर भवन निर्माणों पर कर लगाया गया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं, जो कि न्याय उचित नहीं है। क्योंकि काश्तकार ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की मार झेल रहा है, बाढ़ की मार झेल रहा है। पंचायतों का काम जनता को सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना है और इस प्रकार के कर लगाकर जनता और जनहित की बलि देना जैसा होगा। जिला पंचायत नैनीताल से निवेदन है कि अपने इस फैसले को शीघ्र से शीघ्र वापस लें, अन्यथा पूरे जिले भर के क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा
इस बिल का विरोध किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए AT24 के साथ।